21 साल का अमेरिकन लड़का जब नॉर्थ कोरिया से वापस अपने देश में आने के लिए अपनी फ्लाइट का वेट कर रहा था, इतने में 2 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स वहां आते हैं और उसे पकड़ के वहां से ले जाते हैं। ये लड़का नॉर्थ कोरिया में एजुकेशनल टूर पे आया था अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने, लेकिन किम जोंग ने इसकी परमानेंटली छुट्टी कर दी। 17 महीनों तक नॉर्थ कोरिया की जेल में इस लड़के के साथ ऐसे प्रैक्टिकल किए गए कि वो कोमा में ही चला गया। किम जोंग ने इस लड़के की फैमिली के साथ साथ पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हमारे देश में आके बदमाशी नहीं मित्र। इन DPR के यू शुड लर्न अबाउट 2 डेफिनेशन ऑफ मेहमान नवाजी पेंचो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक पढ़े लिखे बेवकूफ के बारे में जिसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने नॉर्थ कोरिया में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया। Man is on a suicide mission for himself and for his regime. ओटो वॉम्बियर 23 साल का एक व्हाइट अमेरिकन लड़का जिसका जन्म सिंसिनाटी ओहियो में हुआ था। अपने माँ बाप का सबसे बड़ा बेटा जो कि पढ़ाई में काफी होशियार था, मैथ्स का जीनियस था, एक सॉकर प्लेयर और एक बहुत ही अच्छा स्विमर भी था। इतना ही नहीं, व्योमिंग हाई स्कूल में वो प्रोम नाइट वाले दिन प्रोम किंग भी बना था। उसने हाई स्कूल के बाद बैंकर बनने के इरादे से स्कॉलरशिप के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एडमिशन लिया, जहाँ वो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से डबल मेजर डिग्री परस्यू कर रहा था। उसे पता था कि स्टडीज खत्म होने के बाद उसे बैंक में जाके दिहाड़ी लगानी है, तो उससे पहले वो विंटर हॉलीडेज में एक एडवेंचरस ट्रिप पर जाना चाहता था। वो दूसरे देशों के लोगों से मिलने और वहाँ के कल्चर के बारे में जानना चाहता था। वो इससे पहले भी इजराइल, क्यूबा और इक्वाडोर जैसी कंट्रीज में ट्रिप पे जा चुका था। एंड क्योंकि वो एक स्टडी प्रोग्राम के तहत हांगकांग में ही ट्रैवल कर रहा था, तो तभी एक दिन उसके दिमाग में पता नहीं कहां से आइडिया आया कि उसे दुनिया के सबसे खतरनाक कंट्री नॉर्थ कोरिया में विजिट करना चाहिए। ओटो नॉर्थ कोरिया के कल्चर के बारे में जानना चाहता था एंड वो वहाँ के लोगों से भी मिलना चाहता था। उसे वहाँ के खतरों के बारे में भी अच्छे से पता था कि मोमो किम जोंग अपने देश के लोगों की क्या खूब बजाता है, लेकिन उसे यह भी पता था कि हर साल नॉर्थ कोरिया में दुनिया भर से झाट भर लोग ही स्ट्रिक्ट टूर गाइड की देखरेख में इस देश में घूमने आते हैं। तो उसने गूगल किया कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। इस देश में घूमने के लिए उसने यंग पायोनियर टूर्स से नॉर्थ कोरिया की एक ट्रिप बुक की। ये एक चाइना में मौजूद टूर एंड ट्रेवल्स की कंपनी थी जो कि कम बजट में लोगों को नॉर्थ कोरिया के दर्शन करवाती थी। इस एजेंसी का स्लोगन था डेस्टिनेशन योर मदर वुड रेदर यू स्टे अवे फ्रॉम, मतलब कि हम आपको ऐसी जगह पे घुमाएंगे जहां आपकी मम्मी आपको जाने से मना कर देगी। इतना भयंकर स्लोगन पढ़ने के बाद ही ऑटो को ट्रिप कैंसिल कर देनी चाहिए थी, लेकिन ऑटो को तो खुजली थी। 5 दिन और 4 रात की सोलो न्यू ईयर पार्टी ट्रिप के लिए उसने $1200 इस साइट को डिपोजिट किया। एंड उसके बाद ऑटो को कंफर्मेशन मेल से पता चला कि उसका वीजा कंपनी अरेंज करेगी एंड जब वो अपने टूर ग्रुप के बाकी लोगों से बीजिंग एयरपोर्ट पर मिलेगा तब वो उसे दिया जाएगा। ऑटो के पेरेंट्स को जब ये पता लगा कि उनका बेटा नॉर्थ कोरिया जा रहा है तो उनकी तो गांड ही फट गई। उसके पेरेंट्स उसे बोलने लगे कि क्यों जा रहे हो बेटा, पागलों की जमात है वहाँ पे, पता नहीं कैसे कैसे कानून बना रखे हैं। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को वहां जाने से रोक नहीं पाए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यंग पायोनियर ट्रेवल्स की स्पेशलिटी ही यही है कि वो यूएसए सिटीजन के लिए नॉर्थ कोरिया की ट्रिप में काफी ज्यादा सेफ्टी की गारंटी देती है, तब उन्हें थोड़ी सी राहत मिली। तो क्रिसमस के कुछ दिनों बाद 29 दिसंबर 2015 को ऑटो टूर के बाकी लोगों से बीजिंग एयरपोर्ट पर मिलता है एंड फिर वो सभी बीजिंग से प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया के लिए निकल पड़ते हैं। प्योंगयांग पहुंचते ही वहां की बॉर्डर पुलिस ने उनके कैमरे जब्त कर लिए एंड उनके स्मार्टफोन की हर फाइल्स को चेक करने लगे। उसके बाद सभी अपना पासपोर्ट चेक करवाकर बाहर की आजाद दुनिया को छोड़कर उस जेल आई मीन नॉर्थ कोरिया में एंटर करते हैं। प्योंगयांग में उन्हें डिफरेंट जगहों पर ले जाया गया। नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट को गाइड के द्वारा ही घुमाया जाता है। ग्रुप के लोगों ने 2 दिनों तक नई जगहों को एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर तो क्या ही करते, वहां पे गाइड उन्हें जितना दिखाता था उन्हें सिर्फ वही देखना पड़ता था। अपनी मर्जी से तो आप होटल के रूम से बाहर तक नहीं जा सकते हो। फिर आया न्यू ईयर ईव वाला दिन। इस दिन ग्रुप के सभी लोगों ने प्योंगयांग में किम इल सुंग पार्क में खूब मौज मस्ती करी। वे सभी एक फैंसी बार में गए लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं पी, सभी अपने होश में थे एंड पार्टी करने के बाद वो सभी वापस अपने होटल में आ गए, यंग ककाडो इंटरनेशनल होटल। ये होटल किम जोंग ने खास बाहर से आए हुए ट्रैवलर्स के लिए ही बनवाया था। 47 फ्लोर्स के इस होटल में 5 रेस्टोरेंट, एक बार, एक सोना, एक मसाज पार्लर और एक बॉलिंग एले भी था। उसके बाद ग्रुप के लोग सेपरेट होकर होटल की अलग अलग सेवाओं का आनंद लेने लगे। इसी टाइम पे ऑटो 1 घंटे के लिए कहीं पे गायब हो गया था। ज्यादा देर होने के बाद जब ग्रुप के एक बंदे ने उसे ढूंढा तो देखा कि वो तो अपने रूम में सो रहा था। इसके अगले दिन 2 जनवरी को ट्रिप के आखिरी दिन सभी ग्रुप के लोगों ने अपना सामान उठाकर प्योंगयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए एंड सभी एक एक करके अपना पासपोर्ट चेक करवा के बोर्डिंग एरिया में अपनी फ्लाइट का वेट कर रहे थे। ऑटो एंड उसका एक ब्रिटिश फ्रेंड डैनी ग्रोटोन, ये दोनों सबसे लास्ट पैसेंजर थे जिनका पासपोर्ट चेक किया जा रहा था। उस टाइम पर डैनी ने ये नोटिस किया कि ऑफिसर्स जानबूझ के उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने में टाइम लगा रहे हैं। तभी अचानक से ऑटो को एयरपोर्ट पर ही धर लिया गया। डैनी ग्रेटोन जो लास्ट चेकिंग तक ऑटो के साथ थे, उन्होंने ऑटो की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने वापस आकर मीडिया को यह बताया कि जब ऑटो और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा रहे थे तभी अचानक से 2 नॉर्थ कोरियन बदमाश गार्ड्स आए। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बस ऑटो के कंधे को थपथपाया और उसे चुपचाप अपने साथ ले गए। एंड ऑटो ने भी उनका विरोध नहीं किया कि भाई साहब क्यों लेके जा रहे हो, क्या हुआ भाई साहब। ना ही चेहरे से वो डरा हुआ लग रहा था, बल्कि चैड के चेहरे पर तो एक हल्की सी स्माइल और थी। ये आखिरी वक्त था जब डैनी ने ऑटो को देखा था। फिर डैनी को भी बोर्डिंग एरिया में बाकी ग्रुप के लोगों के पास जाने दिया गया। ग्रुप के बाकी लोग बिना ऑटो के फ्लाइट पे चढ़ गए एंड प्लेन निकलने ही वाला था तभी एक नॉर्थ कोरियन अधिकारी विमान में आया और उसने सबको इन्फॉर्म किया कि ऑटो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है एंड हम उसका इलाज करवाने के लिए उसे किम जोंग के पास हॉस्पिटल लेके गए हैं। ये सुनकर उसके सभी दोस्तों को शक तो हुआ कि ऑटो अचानक से कैसे बिगड़ गया, लेकिन कर तो वो कुछ सकते थे नहीं, तो उन सभी को जाने दिया गया। 20 दिन बाद 22 जनवरी 2016 को नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने इस घटना को रिपोर्ट करते हुए कहा कि एक अमेरिकन नागरिक को देश के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्य करने की वजह से हिरासत में ले लिया गया है एंड इस मामले में जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इन शॉर्ट गांड फाड़ दी जाएगी। 6 हफ्तों तक नॉर्थ कोरिया ने खुलकर ये नहीं बताया कि ऑटो का जुर्म क्या है। एक महीने बाद 29 फरवरी 2016 को नॉर्थ कोरियंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑटो को मीडिया के सामने पेश किया, जहां पर ऑटो को एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट स्क्रिप्ट को पढ़ने को कहा गया, जिसमें उसने ये कन्फेस किया कि उसने होटल की दूसरी मंजिल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया यानी कि स्टाफ ओनली एरिया में घुसकर एक प्रोपेगेंडा पोस्टर को चुराने की कोशिश की थी ताकि वो उसे अपने साथ घर ले जा सके। I committed my crime of taking out the important political slogan from the staff-only area of the Angakdo International Hotel. उस पोस्टर पर कोरियन में लिखा था लेट्स आर्म अवरसेल्व्स स्ट्रांगली विद किम जोंग इल्स पेट्रोटिज्म। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया के लीडर के नाम या इमेज वाली ऐसी किसी भी पोस्टर को चुराना या उसे नुकसान पहुंचाना नॉर्थ कोरिया में एक सीरियस क्राइम माना जाता है। ऑटो ने अपने कन्फेशन में यह भी कहा था कि उसने अपने होम टाउन में मौजूद मेथोडिस्ट चर्च और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम जेड सोसाइटी था, उनके कहने पर ही उसने नॉर्थ कोरिया आकर ऐसे पोस्टर को चुराने की साजिश रची थी। इस सोसाइटी को ऑटो ज्वाइन करना चाहता था एंड इसी वजह से ही उसने ऐसा किया एंड इन दोनों ग्रुप्स का संबंध CIA से था। बेसिकली नॉर्थ कोरिया की सरकार पब्लिक को यह दिखाना चाहती थी कि एक दूसरे देश का बंदा खुफिया एजेंसीज के साथ मिलकर हमारे देश में आकर क्राइम करने की कोशिश कर रहा था। दैट्स व्हाई हमने उसे पकड़ा है, नहीं तो हम कोई बेवकूफ थोड़ी है जो किसी मासूम को परेशान करेंगे। नॉर्थ कोरिया के द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों को अमेरिका ने झूठा बताया। उनका झूठ तो वहीं पकड़ा गया जब उन्होंने मेथोडिस्ट चर्च का जिक्र किया, क्योंकि ऑटो वार्मबियर एक जूइश था एंड इससे ये भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया कि ये डिटेल स्क्रिप्ट ऑटो को टॉर्चर करने वाले नॉर्थ कोरियंस इंटेरोगेटर्स ने उसे लिख कर दी थी कि तुझे कैमरे के आगे ऐसे ऐसे बोलना है। Government of the DPR Korea. ऑटो ने अपना कन्फेशन देते हुए कहा कि मुझे कभी भी US एडमिनिस्ट्रेशन की बातों में आकर इस देश में आके क्राइम करने की इजाजत खुद को नहीं देनी चाहिए थी। मैं ये कामना करता हूँ कि फ्यूचर में मेरा देश आगे चलकर मेरे जैसे लोगों को मैनिपुलेट करके विदेशी देशों में जाकर क्राइम करने के लिए ना उकसाए। I never should have allowed myself to be allured by the United States administration to commit a crime in this country. मैं नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट एंड उनके लोगों से दया की भीख मांगता हूँ। I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. वेल ये तो कंफर्म नहीं है कि ऑटो ने अपना क्राइम कन्फेशन नॉर्थ कोरिया के दबाव में आकर किया था या खुद उसने अपनी मर्जी से ऐसा कहा था, लेकिन इतना श्योर है कि 1 महीने नॉर्थ कोरिया की जेल में रहने के बाद अच्छे अच्छे लोग भी वही बोलेंगे जैसा उन्हें बोलने को कहा जाएगा। मार्च 16, 2016 इसी दिन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम कोर्ट में इस केस का ट्रायल चला था एंड ऑटो का क्राइम कोर्ट में साबित भी हो चुका था। 1 घंटे तक चले इस मुकदमे में सबूतों में ऑटो वार्मबियर का कन्फेशन, CCTV फुटेज, फिंगरप्रिंट एविडेंस और होटल के स्टाफ ने भी ऑटो के खिलाफ गवाही दी थी। इसके बाद होटल की CCTV फुटेज में एक व्यक्ति को दिखाया गया जिसकी पहचान नॉर्थ कोरियन गाइड ने की कि ये ऑटो वार्मबियर है जो स्टाफ ओनली एरिया में रात के 2 बजे घुस रहे थे। इसके बाद नॉर्थ कोरिया की कोर्ट ने ऑटो को 15 साल के लिए हार्ड लेबरिंग की सजा सुनाई। ये खबर सुनते ही ऑटो के पेरेंट्स की रोनी निकल गई। पूरा अमेरिका भड़क उठा। उन्होंने इस फैसले को अपमानजनक और शॉकिंग बताया। US स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन मार्क टोनर ने कहा कि ये तो क्लियर हो गया कि नॉर्थ कोरिया पॉलिटिकल पर्पस की वजह से ऑटो के साथ जानबूझ के ऐसा कर रही है। कोर्ट में हुए नाटक और जजमेंट पर उन्होंने ये दावा किया कि उनके सभी क्लेम्स बेबुनियाद है एंड राजनीतिक अनबन की वजह से वो एक US सिटीजन को परेशान कर रहे हैं, जिसका सेवेज रिप्लाई देते हुए KCNA ने 18 मार्च को एक लो रेजोल्यूशन वाला एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें एक व्यक्ति दीवार से एक पोस्टर हटाकर उसे फर्श पर रखता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि उसमें ये क्लियर नहीं दिख रहा था कि वो ऑटो ही है। Do you believe that that's Otto in that video?
यहाँ यूएस में ओटो के पेरेंट्स फ्रेड और सिंडी वार्नबेयर ने अपने बेटे को छुड़वाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे थे। उन दोनों ने यूएस गवर्नमेंट से मदद मांगी। उस टाइम पर बराक ओबामा यूएस प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से अपने बेटे को छुड़वाने की अपील की मांग की। मीडिया इन इंटरव्यूज के जरिए दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि उनका बेटा निर्दोष है और नॉर्थ कोरिया में फंसा हुआ है। उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन कैरी से लेकर स्वीडिश एम्बेसडर तक, यहाँ तक कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के कई अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स के पास अपनी अपील भेजी थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ओबामा प्रशासन ने सीधे ये कह दिया था कि वो नो कंसेशन पॉलिसी यानी कि नॉर्थ कोरिया से कोई सौदेबाजी नहीं करेगा। ओटो वहाँ नॉर्थ कोरिया की जेल में बज रहा था एंड वहाँ उसके साथ क्या क्या हो रहा था किसी को कोई खबर नहीं थी। एंड यहाँ उसके पेरेंट्स कुछ यूएस ऑफिशियल्स के साथ मिलकर अपना पूरा जोर लगा रहे थे उसे छुड़वाने में। 20 जनवरी 2017 जब ट्रंप यूएस के 45th प्रेसिडेंट बने एंड इस टाइम तक ओटो वार्नबेयर का केस न्यूली अपॉइंटेड यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जोसेफ यून को हैंड ओवर कर दिया गया था। एंड इस टाइम तक भी नॉर्थ कोरियंस ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने से इनकार कर रहे थे, लेकिन ट्रंप के शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने फिर से ओटो को छुड़वाने की एक अपील की। एंड जून के स्टार्टिंग में जोसेफ यून को न्यूयॉर्क चैनल वालों की तरफ से कॉल आया कि उन्हें मैनहट्टन आना होगा। वहां पहुंचकर यून ने नॉर्थ कोरिया के 2 उच्च अधिकारियों से बात की जो वहां पर किसी काम से आए थे। जिसके बाद उन नॉर्थ कोरियंस ने यून को यह बताया कि ओटो की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो बेहोश है। इसके बाद यून ने उनसे रिक्वेस्ट करके उन्हें ओटो से मिलवाने के लिए राजी करवा लिया। उन अधिकारियों ने कहा कि वो ओटो को देखने के लिए कुछ लोगों को भेज देंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें उनकी कुछ शर्तें माननी होंगी। जिसके बाद यून ने प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करके अपनी एक टीम बनाई जिसमें माइकल फ्लेकिगर और कुछ यूएस डिप्लोमेट्स भी शामिल थे। अपनी टीम के साथ वो सभी एक बढ़िया से एयरक्राफ्ट में बैठकर सबसे पहले जापान पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद जोसेफ यून और डॉक्टर माइकल एंड एक यूएस डिप्लोमेट को छोड़कर बाकी सब उतर गए, क्योंकि सिर्फ 3 लोगों को ही नॉर्थ कोरिया में आने की परमिशन थी। फिर ये तीनों प्योंगयांग के लिए निकल गए। उस टाइम तक यून को खुद भी नहीं पता था कि प्योंगयांग उतरते ही उनका किस तरह से स्वागत किया जाएगा। जब प्लेन प्योंगयांग उतरा तो नॉर्थ कोरियन सोल्जर से भरी एक बस वहां पहुंची। उन सोल्जर ने सिर्फ यून और माइकल को रुकने को बोला और तीसरा एयरक्राफ्ट लेकर वापस जापान के लिए निकल गया। उसके बाद उन दोनों को एक आलीशान गेस्ट हाउस में ले जाया गया। उस दिन यून ने कोरिया के उन अधिकारियों को समझाने की कोशिश की कि कृपा करके ओटो को छोड़ दे। हालांकि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स बार बार एक ही गाना गा रहे थे कि उसने एक ब्रूटल क्राइम किया है और यहाँ पर कानून सबके लिए एक है। नॉर्थ कोरिया में ऐसे प्रोपेगेंडा पोस्टर का अनादर करना एक सीरियस ब्रीच ऑफ लॉ है। एंड यून और माइकल को इस कानून की गहराई को समझाते हुए उन्होंने अपने यहाँ का एक केस भी डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि कुछ ही महीनों पहले एक फैक्ट्री के चौकीदार से गलती से फैक्ट्री की दीवार पर लगी ऐसी एक तस्वीर गिरकर टूट गई थी, जिसके बाद उसकी गांड के 32 टुकड़े आई मीन टू से दैट उस पर मुकदमा चला गया था। तो ओटो को हम स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दें? उनसे काफी देर तक बातचीत के दौरान नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स को यून ने ओटो से मिलने देने के लिए राजी करवा ही लिया। एंड उसके बाद उन दोनों को नॉर्थ कोरिया के फ्रेंडशिप हॉस्पिटल ले जाया गया, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल था जहां सिर्फ फॉरेन से आए हुए बंधुओं का ही इलाज किया जाता था। इस हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर पर आईसीयू रूम के बेड पर बेहोशी की हालत में एक लड़का पड़ा हुआ था, जिसके नोस्ट्रिल्स में फीडिंग ट्यूब लगी पड़ी थी। माइकल एंड यून ने जब उसे पहली बार देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये ओटो है। उसके बाद 2 नॉर्थ कोरियन डॉक्टर्स ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि हमने कितनी देर तक ओटो की गान मारी। आई मीन ओटो की सजा सुनाने के 1 महीने बाद से ही ओटो इस हॉस्पिटल में भर्ती हो रखा है। एंड उन्होंने सबूत के तौर पर हैंड रिटन चार्ट्स और उसके ब्रेन स्कैन्स दिखाए, जिससे पता चला कि उसके दिमाग में टिश्यू की कमी से काफी नुकसान पहुंचा है। डॉक्टर माइकल ने 1 घंटे तक ओटो को अच्छे से चेक किया, जिससे उन्हें पता चला कि हॉस्पिटल में आने के बाद उसकी हालत में काफी सुधार हुआ था। वो सिर्फ बिस्तर पर सांस ले रहा था एक जिंदा लाश की तरह एंड बीच बीच में फड़फड़ा रहा था। एंड उसके आसपास क्या हो रहा था उसे कुछ पता नहीं था। इसके बाद नॉर्थ कोरिया के अधिकारियों ने माइकल को एक रिपोर्ट पर साइन करने को कहा, जिसमें ये लिखा था कि हम नॉर्थ कोरियंस ने ओटो की हॉस्पिटल में अच्छी ट्रीटमेंट की है। एंड हॉस्पिटल का रूम एंड ओटो को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उसे अच्छी सेवा मिली है। लेकिन साइन करने के बाद भी नॉर्थ कोरियंस ओटो को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के कुछ दिनों बाद ओटो के पेरेंट्स फॉक्स न्यूज पर आए एंड उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट उनके बेटे को बचाने के लिए अपना पूरा जोर नहीं लगा रही है। Did he help you in any way? No, absolutely not. Did anyone in the State Department help you in any way? No, absolutely not. एंड यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में यून अपना पूरा जोर लगा रहे थे। काफी बातचीत के बाद भी जब वो नहीं माने तो यून ने अपने लोगों को कांटेक्ट करके वहां से निकलने की तैयारी की। लेकिन उनके निकलने से थोड़ी देर पहले ही एक नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल ने यून को ये इन्फॉर्म किया कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो ओटो को छोड़ देंगे। इतना सुनते ही यून और माइकल वापस हॉस्पिटल आए और वहां पर उन्हें एक नॉर्थ कोरियन जज ब्लैक सूट में मिला, जिसने ओटो की सजा को कम कर दिया। फिर यून ओटो को लेकर जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचा, प्लेन में उसे लेटाया और वो प्योंगयांग से फौरन निकल गए। प्लेन के नॉर्थ कोरिया के रडार से निकलते ही उन्होंने प्लेन में ही जश्न मनाया कि यस फाइनली वी डिड इट। यून ये तो नहीं समझ पाए कि एंड मोमेंट पे ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ओटो को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने इसके बारे में इतना नहीं सोचा एंड वो जल्द से जल्द यूएस पहुंचना चाहते थे। 13 जून 2017 सिंसिनाटी के बाहर फ्रेड और सिंडी काफी बेसब्री से अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट के पास कुछ लोग खड़े थे साइन बोर्ड लेकर ओटो का वेलकम करने के लिए। करीब रात के 10:15 पर प्लेन सिंसिनाटी पहुंचा और आखिरकार 17 महीने नॉर्थ कोरिया में बिताने के बाद ओटो फाइनली यूएस आ गया। लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। उसके बाल काट दिए गए थे और उसके नीचे के 2 दांतों को देख के ऐसा
ऐसा लग रहा था जैसे इसे प्लायर से रीअरेंज करे गए हैं। उसके पैर पर एक अजीब सा निशान था और नाक पर फीडिंग ट्यूब लगी हुई थी। उसे फौरन एम्बुलेंस में बिठाकर सिंसिनाटी मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने ये पता लगाने की कोशिश की कि उसके कोमा में जाने का कारण क्या था एंड क्या वो रिकवर हो सकता है। ओटो सांस तो ले रहा था, अपनी आंखें भी ब्लिंक कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी होश में नहीं था। इसके अलावा उसके आसपास क्या हो रहा था वो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था, ना ही वो कुछ बोल पा रहा था। Otto had a shaved head. He had a feeding tube coming out of his nose. He was staring blankly into space, jerking violently. He was blind. He was deaf. Someone had taken a pair of pliers and rearranged his bottom teeth. He had a large scar on his right foot. माइकल फ्लेगियर ने सबको बताया कि ओटो को प्योंगयांग के हॉस्पिटल में अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही थी। That he got good care, he got attentive care. And it's an indicator. एंड नॉर्थ कोरिया के हॉस्पिटल रिकॉर्ड से भी ये पता चलता है कि अपनी सजा के 1 महीने बाद ही अप्रैल 2016 से ही ओटो इस हालत में था, यानी कि वो 1 साल से प्योंगयांग के हॉस्पिटल में बिस्तर पे पड़ा था। उसके पेरेंट्स के साथ पूरी दुनिया ये जानना चाहती थी कि उसका ये हाल आखिर कैसे हुआ, लेकिन ओटो अपनी साइड की स्टोरी कभी बता ही नहीं पाया। एंड डॉक्टर्स के इतना चेक करने के बाद भी वो ये पता नहीं लगा पाए कि उसका ब्रेन डैमेज कैसे हुआ था। लेकिन नॉर्थ कोरिया के अधिकारियों ने युन को इसका रीजन बताया था कि ओटो को सजा सुनाने के कुछ दिनों बाद ही उसे फूड बोर्न बोटुलिज्म हो गया था एंड उसे जब नींद की गोली दी गई थी तब वो कोमा में चला गया, जिसे अमेरिकन डॉक्टर्स ने मानने से इनकार कर दिया। नॉर्थ कोरियंस ने युन को एक डिस्क भी दी थी जिसमें ओटो के ब्रेन स्कैन्स की 2 इमेजेस थी, जिसका एक्सरे नॉर्थ कोरियंस ने अप्रैल एंड जुलाई 2016 में निकाला था। उस ब्रेन स्कैन से पता चलता है कि ओटो के ब्रेन में एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ टिश्यू लॉस्ट होने की वजह से उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी एंड जिस वजह से उसका ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा था। एंड डॉक्टर्स को उसकी बॉडी पर कोई फिजिकल अब्यूज या टॉर्चर जैसा कोई एविडेंस भी नहीं मिला एंड उन्होंने ऐसा भी कहा कि उन्हें कोई ऐसे जख्म भी नहीं मिले जो कि 1 साल के अंदर ठीक हो गए हो। No evidence of an acute or healing fracture, including the skull. अमेरिकन डॉक्टर्स ने ये क्लियर किया कि अगर ओटो 1 साल से हॉस्पिटल के बेड पर था तो उसकी बॉडी एंड स्किन दोनों परफेक्ट कंडीशन में थे, बस वो उसके ब्रेन डैमेज का एग्जैक्ट रीजन नहीं बता पाए। ओटो के फादर फ्रेड ने 15 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी फैमिली को नॉर्थ कोरिया की किसी भी बातों पर भरोसा नहीं है। अपने बेटे की ऐसी हालत पर उन्होंने नॉर्थ कोरिया के लीडर पर गुस्सा दिखाते हुए कहा कि उन्हें कोई हक नहीं है किसी के साथ भी इस तरह का सलूक करने का। यूएस लौटने के 48 घंटे बाद ओटो को 104 डिग्री बुखार हो गया था एंड डॉक्टर्स ने उनके पेरेंट्स को बताया कि शायद अब आपका बेटा कभी होश में नहीं आ पाएगा। नॉर्थ कोरिया से आने के 6 दिन बाद 19 जून 2017 को 22 साल की एज में ओटो की डेथ हो गई। उसके माँ बाप ने उसके फीडिंग ट्यूब को हटाने को कहा था, जिसके बाद ही वो निपट गया था। उसकी फैमिली का दुख उनकी आंखों से बह गया। Absolutely everybody that met Otto loved him. It's such a big loss. 22 जून 2017 को व्योमिंग हाई स्कूल में उसका फ्यूनरल रखा गया, जिसमें 2500 से भी ज्यादा लोग आए थे, जिसके बाद उसे ओक हिल सिमेट्री ओहियो में दफना दिया गया था। ओटो के फ्यूनरल के बाद फ्रेड और सिंडी अपने बेटे को इंसाफ दिलाना चाहते थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि उनके बेटे को टॉर्चर किया गया था। एक अच्छे खासे जवान लोंडे का नॉर्थ कोरिया जाकर ब्रेन डैमेज कैसे हो सकता है? उसके आगे के 2 दांत भी टेढ़े थे और उसके पैर पर भी एक बड़ा सा निशान था। बोटुलिज्म का कोई साइन नहीं था, जो कि नॉर्थ कोरिया ने जस्टिफिकेशन दिया था। तो एक बार फिर उसके पेरेंट्स सितंबर 2017 को फॉक्स एंड फ्रेंड्स न्यूज पर आए, जहां पर उन्होंने नॉर्थ कोरियंस लोगों को टेररिस्ट कहा, जिन्होंने जानबूझकर ओटो को ऐसी हालत में भेजा था। North Korea is not a victim. They're terrorists. They kidnapped Otto. They tortured him. They intentionally injured him. They are not victims. They're terrorists. ओटो की मौत से पूरा अमेरिका भड़का हुआ था। यूएस सेनेटर जॉन मैकेन और मार्को रूबियो ने कहा कि ये एक मर्डर है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी नॉर्थ कोरिया को ही इसका जिम्मेदार बताया। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे ने ओटो के परिवार के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करते हुए लिखा कि हम कंफर्म तो ये नहीं कह सकते कि ओटो वाम्बियर की मौत नॉर्थ कोरियंस की वजह से ही हुई है, लेकिन ये भी साफ क्लियर है कि ओटो की मौत की पूरी जिम्मेदारी भी नॉर्थ कोरिया की ही है। हर जगह से इतना क्रिटिसिज्म मिलने पर नॉर्थ कोरिया के अधिकारियों ने भी एक स्टेटमेंट दी कि पैंचो हमारा देश खुद एक विक्टिम है ओटो की डेथ का एंड ये सब हमारे देश को बदनाम करने की साजिश है। नॉर्थ कोरिया के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हालांकि हमारे पास दुश्मन देश के ऐसे अपराधी पर दया दिखाने का कोई रीजन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इंसानियत दिखाते हुए उसके अमेरिका लौटने तक पूरी ईमानदारी के साथ उसका इलाज किया एंड उसकी देखभाल की। लेकिन जब हमें पता चला कि उसकी तबीयत और बिगड़ गई है, तब उसे हमने फौरन ही भेज दिया। 간호원들, 우리 의사들이 진짜 이루 다 말로 할 수 없는 그러한 수고를 했습니다. एंड मीडिया की तरफ से तो मिक्स रिएक्शन देखने को मिला। कई मीडिया चैनल्स ने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज किया कि ओटो के केस में अगर उन्होंने ढिलाई ना की होती तो आज वो जिंदा होता। कईयों ने यंग पायनियर टूर्स को इसका जिम्मेदार ठहराया। पैंचो एक तो तुम दुनिया की सबसे खतरनाक जगह पर लोगों को घुमा रहे हो और ऊपर से न्यू ईयर वाले दिन पार्टी करवा के दारू भी पिलवा रहे हो कि पियो पैंचो पाप की सरकार है, जबकि तुम्हें पता था कि ये नॉर्थ कोरिया है। इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलने के बाद यंग पायनियर टूर्स ने अनाउंस कर दिया कि अब से वो अमेरिकन सिटीजन को नॉर्थ कोरिया का टूर नहीं करवाएंगे। इस घटना
घटना के बाद कौन लौड़ा जाना चाहेगा वहाँ पे। एंड इसके बाद से उन्होंने अपनी वेबसाइट पर यह भी लिख दिया कि नॉर्थ कोरिया में बहुत ही सख्त रूल्स हैं, अपने रिस्क पर ही इस देश में आए। कुछ लोगों ने तो ऑटो पर ही ब्लेम डाल दिया कि ऐसे पागल देश में कौन बेवकूफ जाता है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। 19 सितंबर 2017 प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच के दौरान ओटो वार्मबियर का जिक्र किया, जहाँ पर उन्होंने नॉर्थ कोरिया को एक दुष्ट राज्य बताया। Otto Warmbier has just passed away. He spent a year and a half in North Korea. It's a brutal regime, and we'll be able to handle it. इसके एक हफ्ते बाद ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ओटो को निश्चित रूप से नॉर्थ कोरिया में बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इसके 2 साल बाद 2019 में वो खुद नॉर्थ कोरिया पहुंच गए किम जोंग से मिलने। इस समिट के दौरान ट्रंप ने किम जोंग से ओटो वार्मबियर के बारे में पूछा था, जिस पर किम ने उन्हें कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। He tells me that he didn't know about it, and I will take him at his word. इस मोमो को बांध के इसकी गांड पे तेल लगा के बल्ला बजाओ, सब बताएगा। लेकिन सच तो यह है कि ओटो वार्मबियर का ये राज उसी के साथ चला गया। हर कोई बस इल्जाम ही लगाता रह गया दूसरों पे एंड प्रिडिक्ट करने लगा कि इसके साथ ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। नॉर्थ कोरियंस ने ओटो की ऐसी हालत करके उसे यूएस डिलीवर किया कि वो 6 दिन के अंदर भी किसी को कुछ बता नहीं पाया। ओटो वार्मबियर की कहानी एक चेतावनी है कि नॉर्थ कोरिया जैसा देश कितना खतरनाक हो सकता है। एक छोटी सी गलती भी वहां पर भारी पड़ सकती है। ये घटना दुनिया को दिखाने के लिए काफी है कि नॉर्थ कोरिया में इंसानों के अधिकारों की कोई कदर नहीं है।